Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Soumya and today we are going to do class 12 macroeconomics part 1 of chapter 4 methods of calculating national income. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी. अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज माय ईमेल आईडी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देयर ऑल्सो. मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. अब 3 मेथड्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे एज सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. दूसरा मेथड इनकम मेथड. इनकम मेथड में हम करेंगे सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी. एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम निकालेंगे बाय एस्टिमेटिंग सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Produced in the economy. So we will study these 3 methods: value addition method, value added method, second income method, third expenditure method. Now first is value added method. It measures national income in terms of value addition by each producing enterprise in economy during an accounting year. So इसके अंदर हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन. हर फर्म की वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं. या नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं. एंड हम इसमें निकालते हैं जीडीपी, एमपी, जितने भी कंट्रीब्यूशन है सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का फॉर प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. इट इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी कॉल्ड जीडीपी एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. एंड इसको एडजस्ट करके हम एनएनपीएफसी निकालते हैं विच इज नेशनल इनकम. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कैसे हम जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं. सो वी एडजस्ट एंड फाइंड आउट एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम. नाउ व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड और जीडीपी एमपी is equal to value of output minus intermediate consumption. Now we have to estimate GDP-MP in value-added method, which is equal to value of output minus intermediate consumption. And value of output क्या होती है? Value of output is equal to sales plus change in stock. And change in stock होता है हमारे पास change in stock is equal to closing stock minus opening stock. So change in stock is equal to closing stock minus opening stock. Now what is intermediate consumption? It refers to value of non-factor inputs. Non-factor inputs कौन से होते हैं? Non-factor inputs होते हैं other than land, labor, capital and entrepreneurship. That is raw material. Primarily raw material होता है intermediate consumption. Now this is example to understand value addition or value added method. Now we have assumed that cost of intermediate cost for farmer is
200 रुपीज। सो वैल्यू एडेड बाय फार्मर कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? 600 माइनस 200। नाउ अगर फार्मर फ्लोर मिल को सेल करता है फॉर 600 रुपीज एंड फर्दर फ्लोर मिल सेल्स द फ्लावर फॉर 800 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा? 800 माइनस 600, दैट इज 200 वैल्यू एडेड। फर्दर इफ द बेकर buys flour for 800 rupees and sells bread for 1000 rupees, then कितनी वैल्यू ऐड हुई? 1000 minus 800, that is 200. Further, if the shopkeeper buys the bread for 1000 rupees and sell the bread to households, अगर households को 1200 में sell करिए, so 1200 minus 1000 is 200. So value added कितनी हो जाएगी? 400 plus 200 plus 200 plus 200, that is 1000 rupees. So gross value added is equal to rupees 1000. Now GDP MP और वैल्यू एडेड से हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे बिकॉज हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है। नेशनल इनकम इज NNP-FC, सो वील सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा हमारे पास NDP-MP, क्योंकि ग्रॉस से अब नेट हो चुका है। नेक्स्ट वील सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, because we have to shift from MP to FC. So ये आ जाएगा NDP FC. Then we'll add net factor income from abroad. Because we have to shift from domestic to national. So NNP-FC आ जाएगा. This is national income. So GDP-MP या वैल्यू एडेड में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सो ग्रॉस से नेट, देन NDP-MP आ जाएगा, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन MP to FC हो जाएगा, दैट इज NDP-FC, देन उसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो दैट वी कैन गेट net national income at factor cost, domestic to national. Now precautions regarding value added method. First, sale and purchase of second hand goods. इसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम नेशनल इनकम में, बिकॉज ये नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. सेकेंड, कमीशन अर्नड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. इट इज इंक्लूडेड in national income because commission is reward for services render. Reward for services, so इसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में. Own account production of goods of producing units, it is included in national income because ये नॉर्मल गुड्स है जो मार्केट में सेल किए जाते हैं, बट प्रोड्यूसर उसको अपनी नीड की वजह से बाहर सेल नहीं करता. ही यूजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, कार्स यूज्ड बाय producers, car producers for transporting the employees. अब कार प्रोड्यूसर अगर कार्स को यूज करे अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, so it is being used for production of goods of producing units only, so it will be included in national income. Next, production for self consumption. ये भी नॉर्मल वही गुड्स है जैसे मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको इंक्लूड किया जाता है. एग्जाम्पल,
wheat produced and consumed by farmers themselves. अगर फार्मर खुद प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर लें तो that is production for self consumption, which is included in national income. Third point, next point, value of intermediate good. Now value of intermediate good, it is not included in national income because वो final goods में होती है. अगर हम उसे दोबारा include करेंगे तो double counting हो जाएगी, which we will study further. Now imputed rent on the owner occupied house, it is included in national income because all houses have rental value. सब houses की rental value होती है whether self occupied or rented, so it will be taken into consideration while estimating national income. Last point, services for self consumption, they are not considered while estimating value added. क्यों नहीं कंसिडर करते हम? Because it is difficult to estimate the market value of the services for self consumption like housewife. Now the services हैं housewife की, services of housewife, it is difficult to estimate the market value of these services. इसलिए हम वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, so these are not considered while estimating the national. Now problem of double counting and ways to avoid it. Problem arises when value of certain goods is counted more than once. जब एक ही गुड की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट की जाती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है. अब ये कब होता है? जब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड. बिकॉज इंटरमीडिएट गुड की हम जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड में, इसको हम बार बार ऐड नहीं करते हैं. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. नाउ इफ वुड ऑफ ₹5,000 is used to make chairs and value of chairs is 10,000 rupees. So ये जो 5,000 value है wood की, this is already included in this 10,000 amount. ये 10,000 में already included है. So if we add again 10,000 plus 5,000, 15,000. If we add this value separately, that means it is added twice. तो इसको हमने दो बार ऐड कर दिया. 10,000 में भी इंक्लूडेड थी वैल्यू एंड हमने सेपरेटली भी ऐड कर दिया. So this is double counting, which is wrong. We have to add only value of final good while estimating the national income. So value added में हम final good की value add करते हैं, intermediate good को minus कर देते हैं. Now two ways to avoid it. दो methods हैं for estimation of GDP. First is final output method. इसमें हम final goods and services की value लेंगे. सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर किए जाएंगे फॉर एस्टिमेटिंग द जीडीपी एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एट ऑल. तो इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू हम नहीं देखेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसिडर करेंगे. देन सेकेंड मेथड है वैल्यू एडेड मेथड. ये जो हमने किया था वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. इसमें से हम जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट है प्रोड्यूसिंग यूनिट की, इसमें से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करेंगे. सो वैल्यू एडेड या जीडीपी एमपी आ जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. नाउ दिस इज न्यूमेरिकल फाइंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. सेकेंड जीडीपी एफसी. सो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है. अब जो परचेजेस होती हैं दीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स. सो अब हम फर्म ए की पहले वैल्यू एडेड निकालेंगे. सो सेल्स क्या होगी फर्म ए के लिए? एड. दिस इज वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए. परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए. अब फर्म बी से परचेज की है बट ये फर्म ए का कंपोनेंट है बिकॉज फर्म ए ने की है. सो दीज परचेजेस विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी.
इसके आगे माइनस लिख देते हैं। देन परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। अब ये फर्म बी का कॉम्पोनेंट है तो बी की जब हम वैल्यू एडेड निकालेंगे हम तब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब देखेंगे। देन सेल्स बाय फर्म बी, ये भी फर्म बी का है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ये फर्म ए का है, सो इट विल बी एडेड। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये फर्म बी का है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, दिस विल बी कंसिडर्ड, ये सब्ट्रैक्ट होगा। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये भी फर्म बी का है। देन इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म्स, ये हम जीडीपी-एफसी के टाइम देखेंगे। सो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड अगर परचेजेस हैं तो परचेजेस माइनस हो जाती हैं। सो 100 माइनस 40 प्लस 20, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है। सो ये आ जाएगा हमारा 55 lakhs। दिस इज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, 55 lakhs। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। अब फर्म बी के लिए जब हम निकालेंगे, फर्म बी के कंपोनेंट्स देखेंगे हम। सो सेल्स बाय फर्म ए, ये भी ए का था, ये भी ए का था। बी के लिए परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बी के लिए, -60। सेल्स बाय फर्म बी ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए नहीं लेंगे, बी लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ए ऐड होगा एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये माइनस हो जाएगा 45। सो वील टेक 200 -60 प्लस 35 माइनस 45 विच इज 130 lakhs। तो ये आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम निकालेंगे जीडीपी-एफसी। जीडीपी-एफसी के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू एडेड है ये बोथ फॉर्म्स के लिए निकालना है हमें, तो दोनों की वैल्यू एडेड ऐड करके हम इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, बिकॉज ये जो वैल्यू एडेड होता है ये जीडीपी एमपी होता है। सो इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, सो हमारे पास जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू एडेड ए की प्लस वैल्यू एडेड बी की माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 प्लस 130 माइनस 30, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 गिवन है। सो द आंसर इज 155 lakhs। अब इसे भी नोट कर लीजिए। दिस इज जीडीपी-एफसी। नाउ क्वेश्चन 2, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब सेल्स कैलकुलेट करना है हमें। सो इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, सब्सिडी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ये है एनडीपी-एफसी, और एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे इसके अंदर, वी आर गिवन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी-एफसी। सबसे पहले तो हम इसे जीडीपी-एमपी निकालेंगे। सो एनडीपी-एफसी से अगर हमें जीडीपी-एमपी निकालना है, सो इट इज जीडीपी-एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो एनडीपी-एफसी कितना है हमारे पास, दिस इज 1300। जीडीपी-एमपी हमें निकालना है, डेप्रिसिएशन इज 80, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, तो माइनस सब्सिडीज दैट इज 60। सो ये कितना हो जाएगा, जीडीपी
MP is equal to 1300 plus 80 minus 60. तो ये आ जाएगा 1320 आ जाएगा GDP MP. अब GDP MP आ गया हमारे पास, दैट इज वैल्यू एडेड आ गया, तो हम सेल्स भी निकाल लेंगे. सो फर्स्ट नोट टिल हेयर. नाउ वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लगा लेते हैं. GDP MP हमारे पास कितना है 1320. सो वैल्यू एडेड या GDP MP वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस सेल्स, सॉरी माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है हमारे पास, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अब ये कितना था हमारे पास 1320. सेल्स हमें पता नहीं है, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है -50, इंटरमीडिएट कॉस्ट 700. सो सेल्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, सेल्स विल बी इक्वल टू 1320 प्लस 50 प्लस 700. तो ये आ जाएगी हमारे पास 2070. So this is 6. Now ये solution है. पहले NDPFC is equal to GDPMP minus depreciation minus net indirect taxes 1300 is equal to GDPMP हमें निकालना है -80 minus of -60 because ये सब्सिडी है. Then GDPMP निकाल लिया हमने 1320 lakhs. Then GDPMP या value added is equal to value of output minus IC which is sales plus change in stock minus IC. So यहाँ पे values डाल दी, sales हमें निकालनी है, sales हमें question में नहीं given है, change in stock given है, IC given है, intermediate cost. So sales आ जाएगी 2070 lakhs which is the answer. Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.